तुम्हारे द्वारा भेजा गया रेड पैकेट, रेड एनवेलप जैसे ही कोई प्राप्त करेगा, तुम्हें 10 लाख रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। और जितनी अधिक किसी दोस्त के साथ तुम्हारी नजदीकी होगी, उतना ही ज्यादा कैशबैक मिलेगा। सबसे पहले तुम यह रेड पैकेट किसे भेजना चाहोगे? कॉलेज से निकले 1 साल हो चुका था, तुम पिछले 3 महीनों से बेरोजगार थे, सारी बचत खत्म हो चुकी थी और यहाँ तक कि उधार लेने वाली सभी क्रेडिट सुविधाएं भी पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी थी। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब तुम पूरी तरह निराश होकर जीवन गुजारने की चिंता में डूबे थे, तभी अचानक किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। फोन की घंटी ने तुम्हें नींद से जगा दिया। स्क्रीन पर माँ झो चांगरोंग का नाम देखकर तुम्हारा दिल धड़क उठा। तुम तुरंत उठकर बैठ गए, गहरी सांस ली और फिर कॉल रिसीव की। अपनी घबराहट छिपाते हुए मुस्कुराकर बोले, हेलो माँ। माँ ने बड़े संकोच से पूछा कि कहीं वह तुम्हारे काम में बाधा तो नहीं डाल रही। तुमने अपने दिल का दर्द दबाकर झूठ बोल दिया कि तुम अभी ऑफिस में हो। उस पल तुम्हारा दिल टूट रहा था। सच तो यह था कि तुम पूरे 3 महीने से बेरोजगार थे। बड़ी मेहनत से जो थोड़ी बहुत बचत की थी, वह भी कब की खत्म हो चुकी थी। जब माँ ने पूछा कि इस साल नए साल पर घर आओगे या नहीं, तो तुम चुप हो गए। जेब में 1 पैसा नहीं था। ऐसे में घर लौटने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तुमने मजबूरी में कह दिया कि काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आना मुश्किल होगा। माँ ने उदास होकर बताया कि उन्होंने तुम्हारी पसंदीदा मसालेदार सॉसेज बनाई है। यह सुनकर तुम्हारी आंखें नम होने लगीं। कॉल कटते ही बेबसी का एहसास तुम्हें पूरी तरह घेरने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। तुम घबराकर जल्दी से कपड़े पहनकर दरवाजा खोलने गए। सामने मकान मालिक, दंपति, लुओ बैलून और यू मेजवान खड़े थे। यू मेजवान ने सख्त लहजे में 2 महीने से बकाया किराया मांगा। उनकी नजरें मानो तुम्हें चीर रही थीं। तुमने विनती की कि कुछ और दिन की मोहलत दे दें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और धमकी दी कि अगर जल्द किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। जब माहौल बिगड़ने लगा, तब लुओ बैलून ने बीच बचाव किया। उन्होंने अपनी पत्नी को शांत किया और इशारों में तुम्हें समझाया। तुमने तुरंत भरोसा दिलाया कि तुम भागोगे नहीं और नए साल के बाद पूरा किराया चुका दोगे। काफी मुश्किल से यू मेजवान वहां से गई, लेकिन लुओ बैलून ने अलग से तुम्हें समझाया कि नए साल के बाद हर हाल में किराया देना होगा, वरना वह भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने तुम्हें अपने घर खाना खाने का निमंत्रण दिया। तुमने खुशी खुशी हामी भर दी, क्योंकि इससे एक वक्त के खाने का खर्च बच जाता। कमरे में लौटकर तुम बिस्तर पर गिर पड़े। मोबाइल में बढ़ते बकाया बिलों को देखते हुए तुमने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। बेरोजगारी और पैसों की तंगी में जिंदगी बेहद कठिन हो गई थी। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी, डिंग, रेड पैकेट कैशबैक सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। तुम चौंक कर उठ बैठे। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, आवाज फिर सुनाई दी। तुम्हें एक विशेष फंड के रूप में 10 करोड़ युआन दिए गए हैं, जिनका उपयोग केवल रेड पैकेट भेजने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों को रेड पैकेट भेजकर तुम अधिकतम 10,000 गुना तक कैशबैक प्राप्त कर सकते हो। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। यह सब सच था। सिस्टम के नियम बेहद आसान थे। केवल उन्हीं लोगों को रेड पैकेट भेजा जा सकता था जिनके साथ तुम्हारी नजदीकी 90 अंक या उससे अधिक हो। यदि नजदीकी 97 अंक हो तो 100 गुना कैशबैक मिलेगा, और यदि 100 अंक हो तो 10,000 गुना कैशबैक मिलेगा। तुमने धड़कते दिल के साथ कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और अपनी छोटी बहन चेन छिंगछिंग की चैट खोली। तभी तुम्हारे सामने एक ऐसा पैनल दिखाई दिया जिसे केवल तुम ही देख सकते थे। रेड पैकेट प्राप्त करता चेन छिंगछिंग, नजदीकी स्तर 97 अंक। तुम थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। यह 100 नहीं बल्कि 97 था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 97 अंक का मतलब था कि तुम 10 लाख रुपए, सिस्टम की निर्धारित राशि का रेड पैकेट भेज सकते थे और उसके बदले 100 गुना कैशबैक प्राप्त कर सकते थे। यानी तुम्हें 10 करोड़ रुपए के बराबर इनाम मिलने वाला था। तुमने बिना एक पल गंवाए सिस्टम के फंड से 10 लाख रुपए का रेड पैकेट तैयार किया और भेजें बटन दबा दिया। उधर तुम्हारी बहन, जो नया कंप्यूटर खरीदने में असमर्थ थी, विश्वविद्यालय की कक्षा में अपमान का सामना कर रही थी। नानजियांग इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की कक्षा में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। शिक्षक ने बिना किसी भाव के अंतिम चेतावनी दी, इस बार का असाइनमेंट केवल पीपीटी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जो भी हाथ से लिखी कॉपी जमा करेगा उसे सीधे अंतिम परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। यह शब्द उसकी आत्मा पर किसी जोरदार थप्पड़ की तरह लगे। शिक्षक की बात मानो पीछे की सीट पर बैठी चेन छिंगछिंग के चेहरे पर जोरदार तमाचे की तरह पड़ी। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि हाथ से लिखी कॉपी जमा करने वाली गरीब छात्रा वही थी। वह पहले वर्ष की छात्रा थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कंप्यूटर खरीदना उसके लिए नामुमकिन था। वह रोज अपने रूममेट का कंप्यूटर उधार लेकर काम करती थी, लेकिन पिछली बार उसे वह भी नहीं मिल पाया। मजबूरी में उसने अपना असाइनमेंट हाथ से लिखकर जमा कर दिया था। उसे क्या पता था कि पूरी क्लास के सामने उसकी ऐसी बेइज्जती होगी। अगले ही पल पूरी कक्षा की नजरें उस पर टिक गईं। किसी की नजरों में ताना था, किसी में दया, तो किसी में केवल ठंडापन। तभी एक तीखी आवाज सुनाई दी, सर, आपकी यह शर्त भी ठीक नहीं है। आखिर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर खरीदने की हैसियत नहीं रखते। यह बात फांग यूनियान ने कही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी नजरें जहर उगल रही थीं और वह जानबूझकर चेन छिंगछिंग को निशाना बना रही थी। शिक्षक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे बहाने नहीं चाहिए। कंप्यूटर नहीं है तो किसी से उधार लो या साइबर कैफे चले जाओ। मुझे सिर्फ परिणाम चाहिए। चेन छिंगछिंग ने होंठ भींच लिए
और आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। उसकी रूममेट लू शियाओयू से यह देखा नहीं गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, छिंगछिंग, फंग यूनियन की बातों पर ध्यान मत दो, मुझे अभी अपना काम नहीं करना है, तुम मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेना। चेन छिंगछिंग ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। शियाओयू, धन्यवाद। हालांकि लू शियाओयू बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उस समय उसकी मुस्कान ही चेन छिंगछिंग के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई। दोनों अपना सामान लेकर कक्षा से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकली, एक और परेशानी सामने आ गई। एक लड़का उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। चेन छिंगछिंग, मेरे पास कंप्यूटर है, चाहो तो ले जाओ, काम खत्म होने के बाद लौटा देना। वह लड़का झो यांग था, क्लास का मशहूर अमीर लड़का और लड़कियों के पीछे घूमने वाला। चेन छिंगछिंग ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं शियाओयू का कंप्यूटर इस्तेमाल कर लूंगी। इतना कहकर वह लू शियाओयू का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। झो यांग उसकी जाती हुई पीठ को देखकर मुस्कुराया। छोटे शहर की लड़की है, मुझे यकीन नहीं कि इसे मैं अपने प्यार में नहीं फंसा पाऊंगा। थोड़ी दूर खड़ी फांग यूनियन यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। चेन छिंगछिंग फिर से मेरे जो यांग को रिझाने की कोशिश कर रही है। एक दिन तुझे इसका मजा जरूर चखाऊंगी। कैंटीन की ओर जाते हुए लू शियाओयू ने मुस्कुराकर पूछा, यह कितनी बार हो गया जब तुमने झो यांग को मना किया? वह तो पूरे कॉलेज का सबसे लोकप्रिय लड़का है। चेन छिंगछिंग ने शांत स्वर में कहा, मुझे अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अच्छे से ग्रेजुएट होना है। इतने में उसकी जेब में रखा मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर उसके बड़े भाई चेन लुओनियन का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई। हेलो भैया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, छिंगछिंग, क्या कर रही हो? अभी क्लास खत्म हुई है, कैंटीन जा रही हूँ। तुमने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे कहा, विचेट देखो, मैंने तुम्हें एक रेड पैकेट भेजा है, जल्दी से स्वीकार कर लो। चेन छिंगछिंग हैरान रह गई। आपने मुझे रेड पैकेट भेजा है, लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? उसकी जानकारी के अनुसार तुम पिछले 3 महीने से बेरोजगार थे। हालात इतने खराब थे कि कई बार वह अपनी जेब खर्च से बचाकर तुम्हारी मदद करती थी। अब वही भाई अचानक उसे पैसे भेज रहा था। तुमने केवल इतना कहा, इतना मत सोचो, पहले स्वीकार कर लो। उलझन में होने के बावजूद उसने कॉल काट दी और वीचैट खोला। वहां सचमुच एक लाल रंग का रेड पैकेट उसका इंतजार कर रहा था। पास खड़ी लू शियाओयू ने उत्सुकता से पूछा, वाह, किसने भेजा? कहीं तुम्हारे वही बेरोजगार भाई ने तो नहीं जिनकी तुम मदद करती रहती हो? चेन छिंगछिंग मुस्कुराकर बोली, हाँ, उन्हीं ने भेजा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, शायद कुछ रुपए भेजकर मुझे खुश करना चाहते होंगे। ये कहते हुए उसने रेड पैकेट खोल दिया। लुओ शियाओयू भी उत्सुकता से स्क्रीन देखने लगी, लेकिन जैसे ही रेड पैकेट खुला, स्क्रीन पर दिखाई देने वाली राशि देखकर दोनों लड़कियां स्तब्ध रह गईं। स्क्रीन पर एक बड़ा सा एक दिखाई दिया, जिसके बाद इतनी सारी शून्य थीं कि दोनों कुछ पल तक समझ ही नहीं पाईं। कुछ सेकंड के लिए मानो समय थम गया। लुओ शियाओयू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपती आवाज में बोली, ये कितने पैसे हैं? चेन छिंगछिंग ने दोबारा ध्यान से देखा और गहरी सांस लेते हुए चिल्ला उठी, 10 लाख! ये पूरे 10 लाख हैं। लुओ शियाओयू ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। क्या तुम्हारे भाई की लॉटरी लग गई है क्या? सीधे 10 लाख भेज दिए? लेकिन चेन छिंगछिंग के चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता छा गई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगी, जो इंसान 3 महीने से बेरोजगार हो, वह अचानक इतने सारे पैसे कैसे भेज सकता है? कहीं यह पैसा किसी गलत तरीके से तो नहीं आया? क्या तुमने पैसों के लिए कोई गलत या गैर कानूनी रास्ता तो नहीं अपना लिया? ये सोचते ही चेन छिंगछिंग के हाथ कांपने लगे। उसने पागलों की तरह तुरंत तुम्हें वापस फोन मिलाया। उधर तुम मोबाइल की स्क्रीन को टकटकी लगाए देख रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो गले तक आ गया हो। जैसे ही चेन छिंगछिंग ने रेड पैकेट स्वीकार किया, तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। चेन छिंगछिंग ने सफलतापूर्वक रेड पैकेट प्राप्त कर लिया है। 100 गुना रिटर्न सक्रिय। 1 करोड़ युआन, 10 मिलियन आपके खाते में जमा हो चुके हैं। उस पल तुम्हारी सांसें जैसे थम गईं। अगले ही क्षण तुम्हारी आंखों के सामने एक वर्चुअल पैनल चमक उठा। निकटता, एफिनिटी, 97 अंक भेजा गया रेड पैकेट, 1 लाख युआन कुल रिटर्न। 1 करोड़ युआन कांपते हाथों से तुमने वीचैट का बैलेंस खोला। खाते में मौजूद लंबी सी रकम को देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह गईं। 1 करोड़ युआन, सचमुच 1 करोड़। अब तुम अपनी खुशी रोक नहीं पाए। तुम्हारी हंसी फूट पड़ी। कमाल है, क्या जबरदस्त सिस्टम है। तभी मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। चेन छिंगछिंग का कॉल था। तुमने खुद को संभालते हुए फोन उठाया। हेलो छिंगछिंग। दूसरी तरफ उसकी कांपती हुई आवाज आई, भैया सच सच बताइए, आपने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? तुम मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, तुम अपने भाई को क्या समझती हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? अरे मेरा मतलब, क्या मैं कोई कानून तोड़ने वाला आदमी हूँ? लेकिन ये पैसे, कुछ मत पूछो। तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। जो दिया है रख लो, रख लिया है तो खर्च करो, खत्म हो जाए तो मुझसे और ले लेना। गहरी सांस लेकर तुमने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मेरी छोटी बहन है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक पूरी खामोशी रही। काफी देर बाद चेन छिंगछिंग धीरे से बोली, भैया आजकल आप कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कटी हुई कॉल की बीप सुनकर तुम कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर अपनी नाक छूते हुए बुदबुदाए, क्या सच में मैं उड़ने लगा हूँ? अगले ही पल खाते का बैलेंस देखकर तुम खुद से बोले, अब जब मेरे पास सिस्टम है तो थोड़ा बहुत घमंड करने का हक तो बनता है। जोर से हंसते हुए तुमने कपड़े बदले और घर से निकल पड़े। मंजिल, ऊपर रहने वाले मकान मालिक का घर। उधर चेन छिंगछिंग ने फोन रखने के बाद राहत की सांस ली। भले ही उसे पैसों का स्रोत पता नहीं चला, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर उसके भाई ने दिए हैं
तो वे साफ और ईमानदारी के पैसे ही होंगे। उसकी रूममेट लुओ शियाओयू पास आकर बोली, तो ये पैसे खर्च किए जा सकते हैं? चेन छिंगछिंग ने पूरे विश्वास से सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, चलो आज कैंटीन नहीं चलते, मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाती हूँ। उसी समय ऊपर लुओ बोलुन के घर का माहौल बिल्कुल उल्टा था। यू मेजबान सोफे पर बैठी गुस्से में अपने पति को डांट रही थी। लाओ लुओ, तुम्हारी ये बेवकूफी भरी दयालु आदत आखिर कब जाएगी? पास बैठी उनकी बेटी लुओ शिन भी बोली, माँ सही कह रही है, क्या पापा ने फिर किसी का किराया माफ कर दिया? लुओ बोलुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, माफ नहीं किया, बस उस लड़के को कुछ दिन की मोहलत दी है। कुछ दिन? यू मेजुआन ठंडी हंसी हंसी। पिछला किराएदार भी कुछ दिन कहकर गया था, फिर अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए गायब हो गया। लुओ बोलुन ने चाय का कप उठाते हुए कहा, चेन रोनियन वैसा नहीं है, लड़का अच्छा है, उस पुराने किराएदार से कहीं बेहतर। अच्छा? यू मेजुआन ने आंखें घुमाई। मुझे तो लगता है उसके साथ बैठ बैठकर शराब पीते पीते तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। दरअसल यहाँ रहने के दौरान तुम्हारी और लुओ बोलुन की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उम्र में बड़ा अंतर होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। लुओ शिन गर्म चाय लेकर आई और जोर से कप मेज पर रख दिया। पापा, चेन रोनियन 2-3 महीने से घर से बाहर तक नहीं निकला। साफ है कि उसकी नौकरी चली गई है। अगर उसे ऐसे ही रहने दिया तो वह कभी किराया नहीं दे पाएगा। लुओ बोलुन गर्म चाय से जीभ जलाते हुए बोले, डरने की क्या बात है, अभी तो सिर्फ 2 महीने का किराया बाकी है, नौकरी मिलते ही सब चुका देगा। यू मेजबान ने झुंझलाकर हाथ फैला दिया। तुम्हारी यही आदत एक दिन हमें बर्बाद कर देगी। लुओ शिन भी गंभीर होकर बोली, पापा माँ ठीक कह रही हैं, नए साल में अब सिर्फ 1.5 महीना बचा है, अगर अभी उसे निकाल दें तो नया किराएदार मिल जाएगा। अगर वह नए साल के बाद भाग गया तो ये 10,000 से ज्यादा युआन किससे वसूल करेंगे? पूरा ड्राइंग रूम खामोश हो गया। माँ बेटी दोनों के मन में एक ही बात थी, तुम जल्द ही भाग जाने वाले एक गरीब किराएदार हो। उसी समय अचानक दरवाजे की घंटी बजी। लुओ बोलुन ने बेटी की ओर देखा। शिन, जाकर दरवाजा खोलो। लुओ शिन अनमने मन से उठी और दरवाजा खोला। बाहर तुम खड़े थे, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए। तुम्हें देखते ही उसके माथे पर शिकन पड़ गई। चेन रोनियन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसके कुछ कहने से पहले ही अंदर से लुओ बोलुन की आवाज आई, मैंने ही उसे बुलाया है। चेन रोनियन मेरे साथ 2 पैग लगाएगा। यू मेजुआन गुस्से से बोली, फिर शराब? मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम दोनों हवा खाकर रहना। लुओ बोलुन ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी और मुस्कुराते हुए बोले, आओ शियाओ चेन, अंदर आकर बैठो। लुओ शिन ने मन मारकर रास्ता छोड़ दिया। तुम मुस्कुराते हुए अंदर आए। नमस्ते अंकल लू। नमस्ते आंटी यू। लुओ बोलुन ने अपने पास वाली सीट थपथपाई। यहाँ बैठो। यू मेजुआन ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उन्होंने तुम्हारी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। लुओ बोलुन मुस्कुराकर बोले, इतनी जल्दी आ गए, खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। फिर उन्होंने बेटी से कहा, शेन खड़ी क्या हो, शियाओ चेन के लिए चाय ले आओ। लुओ शिन ने तुरंत मना कर दिया, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। माहौल अचानक बेहद असहज हो गया। उसकी नफरत और तिरस्कार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन तुमने जरा भी परवाह नहीं की। तुमने लुओ बोलुन की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंकल लुओ, मैं आज यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ। सबकी हैरान निगाहों के बीच तुमने शांत स्वर में कहा, मैं आपका किराया देने आया हूँ। तुम्हारी यह बात सुनते ही लुओ बोलुन स्तब्ध रह गए। यू मेजुआन और लुओ शिन की नजरें भी तुरंत तुम पर टिक गईं। किराया देने आए हो? लुओ बोलुन ने अविश्वास से पूछा। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, तुमने इतने जल्दी पैसे कहाँ से जुटा लिए? तुम उनके पास सोफे पर बैठ गए और मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल पैसे तैयार हैं। आपको मुझ पर इतना भरोसा है, मैं आपको कैसे निराश कर सकता हूँ? लेकिन लुओ बोलुन की आंखों में अब भी संदेह झलक रहा था। शियाओ चेन, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैंने तो कहा था कि किराया बाद में भी दे सकते हो। अंकल लू, बस देखते जाइए। तुमने बिना कुछ और कहे अपना मोबाइल निकाला और वीचैट खोल लिया। तुम पहले सीधे पैसे ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन अचानक तुम्हारी उंगली रेड पैकेट होंगबाओ वाले विकल्प पर रुक गई। उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल कौंधा। अब समझ आया कि मेरी इनसे इतनी अच्छी दोस्ती क्यों हो गई। इनकी निकटता एफिनिटी भी सिस्टम की रिवॉर्ड सीमा तक पहुंच चुकी है। हालांकि इस बार सिर्फ 10 गुना रिटर्न मिलने वाला था, लेकिन सिस्टम से मिलने वाला फायदा छोड़ने का सवाल ही नहीं था। बिना एक पल गंवाए तुमने जल्दी जल्दी रकम टाइप की और सीधे 10,000 युआन का रेड पैकेट भेज दिया। अंकल लुओ, भेज दिया है, जरा स्वीकार कर लीजिए। तुमने आराम से मोबाइल जेब में रख लिया। लुओ बोलुन ने आधे विश्वास आधे संदेह के साथ वीचैट खोला। अरे रेड पैकेट सीधे ट्रांसफर करने में और इसमें क्या फर्क है? लेकिन जैसे ही उन्होंने रेड पैकेट खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो 10,000 युआन है। उनकी आवाज ही बदल गई। क्या? यू मेजुआन झट से मोबाइल छीनकर देखने लगी। सचमुच पूरे 10,000 युआन। ये देखकर लुओ शिन भी हैरान रह गई। तुम पर तो सिर्फ 2 महीने का किराया बाकी था, करीब 2,000 युआन, और तुमने सीधे 10,000 भेज दिए। उस पल तीनों तुम्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी दूसरे ग्रह का इंसान सामने खड़ा हो। उसी समय जैसे ही लुओ बोलुन ने रेड पैकेट स्वीकार किया, तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की मधुर आवाज गूंज उठी। सिस्टम रिटर्न सफल, 1 लाख युआन आपके खाते में जमा हो गए हैं। वाह! हालांकि यह रकम देवी जैसी खूबसूरत लड़कियों को रेड पैकेट भेजने पर मिलने वाले रिटर्न जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन 1 लाख युआन बिना मेहनत के मिल जाना भी किसी खजाने से कम नहीं था। नहीं, शियाओ चेन। लुओ बोलुन के हाथ कांपने लगे। तुम पर सिर्फ 2 महीने का किराया बाकी था, 10,000 युआन क्यों भेज दिए? तुम सच तो बता नहीं सकते थे? बस मुस्कुराकर बोले, अंकल लुओ, मैंने आपके घर कितनी बार खाना खाया है, कितनी बार आपकी मेहमान नवाजी का फायदा उठाया है। ये पैसे तो मुझे वैसे भी देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे
रहने दीजिए, रख लीजिए। तुमने उनकी बात बीच में ही रोक दी। फिर लुओशिन की ओर देखकर मुस्कुराए। शिन बहन, क्या मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? बिल्कुल। इस बार उसने बिना एक पल सोचे खुशी खुशी जवाब दिया और तुरंत रसोई की ओर दौड़ गई। फिर तुमने यू मेजुआन की ओर देखा। आंटी यू, आज मैं अंकल लुओ के साथ जी भरकर पीना चाहता हूँ। क्या कुछ बढ़िया व्यंजन बन सकते हैं? क्यों नहीं। यू मेजुआन इतनी खुश हुई कि उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। फिर उन्होंने तुरंत अपने पति की ओर मुड़कर कहा, जल्दी से पैसे मुझे ट्रांसफर करो, मैं अभी बाजार जाकर सब्जियां और बाकी सामान लेकर आती हूँ। पूरा परिवार अचानक तुम्हारी खातिरदारी में लग गया। उन्हें इस तरह भागदौड़ करते देखकर तुम्हारे मन में बड़ी तसल्ली हुई। लेकिन जैसे ही माँ बेटी घर से बाहर निकली, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। लुओ बोलुन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनका चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। जरा सच सच बताओ, ये पैसा पूरी तरह ठीक है ना? लू अंकल ने गंभीरता से पूछा। तुमने उनकी घबराहट देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंकल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यह पैसा पूरी तरह कानूनी और ईमानदारी से कमाया गया है। अच्छा। ये सुनते ही लुओ बैलून का चेहरा खिल उठा। वह जोर से हंसते हुए बोले, तो फिर आज रात जमकर दावत होगी। उधर नीचे मकान मालकिन और उनकी बेटी भी इसी बात पर चर्चा कर रही थीं। लुओशिन ने हैरानी से पूछा, माँ, चेन लुओनियन तो कहीं नौकरी भी नहीं करता, फिर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? यू मेजुआन ने बेपरवाही से कहा, मुझे इससे क्या मतलब, जब तक वह समय पर किराया देता रहे बस वही काफी है। लेकिन लुओशिन की उत्सुकता कम नहीं हुई। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी बहुत अमीर परिवार का घर छोड़कर निकला हुआ बेटा हो? यू मेजुआन ने उसे घूरते हुए कहा, कम उपन्यास पढ़ा करो। हालांकि उसे डांट पड़ गई, लेकिन लुओशिन के मन में चेन लुओनियन को लेकर जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगली सुबह तुम तेज सिरदर्द के साथ जागे। पिछली रात इतनी ज्यादा शराब पी थी कि यह भी याद नहीं था कि किराए के कमरे तक कैसे पहुंचे। होश में आते ही तुमने मोबाइल उठाया और माँ जो चांगरोंग की वीचैट चैट खोली। रेड पैकेट भेजने वाला सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया। प्राप्तकर्ता जो चांगरोंग, निकटता स्तर 99 अंक। यह देखकर तुम चौंक गए। सिर्फ 99? तुम्हें उम्मीद थी कि माँ के साथ तुम्हारी निकटता 100 होगी। एक अंक का अंतर छोटा जरूर था, लेकिन इनाम में जमीन आसमान का फर्क था। अगर निकटता 100 होती तो 10,000 गुना कैशबैक मिलता। यानी यदि तुम 10 लाख रुपए भेजते तो बदले में 1,000 करोड़ रुपए मिलते। लेकिन 99 अंक होने के कारण केवल 100 गुना कैशबैक ही मिल सकता था। इसलिए तुम अधिकतम 10 लाख रुपए का ही रेड पैकेट भेज सकते थे। तुमने हल्की सी सांस भरी। कोई बात नहीं, माँ को इतने पैसे मिलेंगे तो वह भी बहुत खुश हो जाएंगी। तुमने बिना देर किए 10 लाख रुपए का रेड पैकेट भेज दिया। उधर घर में हालात बिल्कुल अलग थे। सिर्फ 5 लाख रुपए के कर्ज के कारण परिवार अपनी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा माल ढोने वाला ट्रक बेचने की तैयारी कर रहा था। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ, जिनके पैरों में तकलीफें थी, मजदूरी करने तक को तैयार हो गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुमने हजारों किलोमीटर दूर बैठकर मोबाइल पर एक बटन दबाया है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सर्दियों की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन घर का माहौल फिर भी उदासी से भरा हुआ था। तुम्हारे पिता चेन चांगजियांग चूल्हे के पास बैठे थे और फोन पर हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। फोन पर उनके बड़े भाई थे, जिन्होंने परिवार को उधार दिया था। अपने बेटे के घर की डाउन पेमेंट जुटाने के लिए उन्होंने साफ कह दिया था, नए साल से पहले हर हाल में 5 लाख रुपए लौटा दो। फोन कटने के बाद चेन चांगजियांग मेज पर रखे खाने को देखते रहे, लेकिन एक निवाला भी गले से नहीं उतरा। आज के हालात में 5 लाख रुपए उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। ऊपर से इसी महीने ट्रक की किस्त भी भरनी थी। अगर किस्त चुका देते तो नए साल के त्योहार के लिए घर में एक पैसा भी नहीं बचता। माँ ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या करेंगे? चेन चांगजियांग लंबे समय तक चुप रहे। फिर उनकी नजर बाहर खड़े सफेद ट्रक पर पड़ी। वह परिवार की आय का एकमात्र साधन था। कुछ देर बाद उन्होंने भारी मन से कहा, अगर पैसे नहीं जुटे तो ट्रक बेच देते हैं। बाद में किसी और के लिए ड्राइवर की नौकरी कर लूंगा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी शहर जाकर निर्माण स्थल पर काम कर लूंगी। चेन चांगजियांग तुरंत नाराज हो उठे। तुम्हारे पैरों की हालत ऐसी नहीं है कि तुम मजदूरी कर सको। ऐसी बात दोबारा मत कहना। इसी निराशा के बीच अचानक वीचैट पर संदेश आने की आवाज गूंजी। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए मोबाइल उठाया। उन्हें लगा कि शायद बेटी चेन छिंगछिंग ने कुछ जेब खर्च भेजा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्क्रीन देखी वह ठिठक गईं। रेड पैकेट भेजने वाली उनकी बेटी नहीं बल्कि तुम थे। तुम जो कॉलेज से निकले 1 साल से ज्यादा हो चुका था और परिवार में हमेशा चुपचाप रहने वाले बेटे माने जाते थे। तुम्हारे पिता ने भी आश्चर्य से स्क्रीन की ओर देखा। उन्हें याद आया कि पिछले साल तुम घर नहीं आए थे और सिर्फ थोड़े से पैसे भेज पाए थे। माँ ने बताया था कि इस साल भी शायद तुम घर नहीं लौटोगे। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर मायूसी थी। उन्हें लगा कि इस बार भी नया साल परिवार के बिना ही बीतेगा। माँ ने गहरी सांस ली और बिना रेड पैकेट खोले मोबाइल एक तरफ रख दिया। माँ ने सोचा कि तुम बाहर अकेले संघर्ष कर रहे हो और बड़ी मुश्किल से पैसे कमा रहे हो। वह तुम्हारी मेहनत की कमाई लेना ही नहीं चाहती थी। लेकिन चेन चांगजियांग हल्की सी मुस्कान के साथ उनका फोन उठाकर बोले, अरे लड़के ने प्यार से भेजा है, ज्यादा से ज्यादा 10-20 या 100-200 रुपए ही होंगे। यह कहते हुए उन्होंने बिना सोचे समझे रेड पैकेट खोल दिया। अगले ही पल वह ऐसे स्तब्ध रह गए मानो उन पर बिजली गिर गई हो। वह वहीं के वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। उनके चेहरे का रंग देखकर माँ घबरा गईं। उन्होंने तुरंत पास आकर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। अगले ही क्षण
उन्होंने भी गहरी सांस ली और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रकम कोई छोटी मोटी राशि नहीं थी, वहां पूरे 10 लाख रुपए लिखे थे। चेन चांगजियांग खुशी और हैरानी से शब्द तक नहीं निकाल पा रहे थे। हमारा बेटा बाहर इतना अच्छा कर रहा है, एक ही बार में 10 लाख भेज दिए। इतनी बड़ी खुशी ने दोनों को कुछ देर के लिए निःशब्द कर दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद तुम्हारी माँ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें खुशी से ज्यादा चिंता होने लगी। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, कहीं मेरे बेटे ने इतने पैसे कमाने के लिए कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना लिया। कांपते हाथों से उन्होंने तुरंत तुम्हारा नंबर मिलाया। उधर इस समय तुम अपने दिमाग में उभरे सिस्टम के नए संदेश को देख रहे थे और तुम्हारे होंठों पर मुस्कान फैल गई थी। जैसे ही माँ को भेजा गया 10 लाख रुपए का रेड पैकेट स्वीकार हुआ, सिस्टम का कैशबैक तुरंत तुम्हारे खाते में आ गया। 10 करोड़ रुपए। तुमने सिस्टम का आंकड़ा देखा। माँ के साथ तुम्हारी निकटता 99 अंक थी, यानी 10 लाख रुपए भेजने पर तुम्हें 100 गुना कैशबैक मिला। पहले से मौजूद रकम को मिलाकर अब तुम्हारे खाते में कुल 20 करोड़ 10 लाख रुपए हो चुके थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। तुम्हें तुरंत पिता का ख्याल आया। तुम्हें पूरा विश्वास था कि उनके साथ तुम्हारी निकटता भी माँ जितनी ही होगी। अगर उन्हें भी एक रेड पैकेट भेज दिया जाए तो एक और बड़ा कैशबैक मिल जाएगा। तुम मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि देखते ही देखते तुम्हारी कुल संपत्ति 30 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इसी बीच तुम्हारा फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ जो चांगरोंग का नाम चमक रहा था। तुम्हें जरा भी घबराहट नहीं हुई। तुम्हें पहले से अंदाजा था कि इतना बड़ा रेड पैकेट मिलने के बाद उनका फोन जरूर आएगा। वैसे भी इस सवाल का जवाब तुम पहले ही सोच चुके थे। तुमने कॉल रिसीव की। कुछ बोलने से पहले ही माँ की गंभीर आवाज सुनाई दी, लुओनियन, यह पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? उनकी आवाज में पहले जैसी ममता कम और चिंता ज्यादा थी। तुमने सहज स्वर में जवाब दिया, माँ मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। माँ कुछ पल चुप रही। अच्छा, तो कितना कमा लिया? तुम मुस्कुरा दी। काफी अच्छा। तुमने जानबूझकर असली रकम नहीं बताई। कुछ क्षण की खामोशी के बाद माँ की चिंता धीरे धीरे खुशी में बदल गई। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तो इस साल नए साल पर घर आओगे ना? ये सुनकर तुम्हारा दिल भर आया। पहले तुम गरीबी की वजह से घर लौटने से कतराते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। तुमने बिना झिझक कहा, हाँ माँ बिल्कुल आऊंगा, 2-3 दिन में ही घर पहुंच जाऊंगा। इतने में फोन पर पिता की भारी आवाज सुनाई दी, अरे बेटा तुम्हारी माँ को तो रेड पैकेट भेज दिया, अपने बाप को नहीं भेजोगे क्या? तुम हंस पड़े। रुकिए पापा, अभी भेजता हूँ। लेकिन पिता तुरंत बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, अपने पास ही रखो, आगे चलकर अपनी बहन की मदद करना। तुम्हारी आवाज अचानक गंभीर हो गई। पापा मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। कुछ पल रुककर तुमने दृढ़ता से कहा, और अब से इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर पिता की जोरदार हंसी गूंज उठी, मेरा बेटा अब सचमुच बड़ा हो गया है। फोन कट गया, लेकिन तुम्हारे कानों में अब भी अपने ही शब्द गूंज रहे थे, अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। जिंदगी में पहली बार तुम्हें एक बेटे और एक जिम्मेदार इंसान होने का सच्चा गर्व महसूस हुआ। तुमने तुरंत पिता की वीचैट चैट खोली। सिस्टम का परिचित पैनल फिर से सामने आ गया। तुमने बिना देर किए उन्हें भी 10 लाख रुपए का रेड पैकेट भेज दिया। मन ही मन तुमने एक और संकल्प लिया, अब हर महीने उन्हें इसी तरह पैसे भेजोगे। अगर सिस्टम की सीमा न होती तो तुम एक ही बार में करोड़ों रुपए भेज देते। जैसे ही पिता ने रेड पैकेट स्वीकार किया, सिस्टम की सूचना फिर सुनाई दी। कैशबैक की नई रकम जुड़ते ही तुम्हारी कुल संपत्ति बढ़कर 30 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही इतनी बड़ी राशि देखकर तुमने गहरी सांस ली। फिलहाल इतना काफी है, अब वक्त आ गया है कि अपनी जिंदगी भी थोड़ा आराम से जी जाए। तुम तैयार होकर बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर तुम थोड़ा चौंक गए। कॉल लू शिन की थी। वह लू बैलून की बेटी थी। वह न केवल लू बैलून की बेटी थी, बल्कि बेहद खूबसूरत और आकर्षक युवती भी थी। फिर भी तुम्हारे और उसके बीच सामान्य दिनों में लगभग कोई खास बातचीत नहीं होती थी। थोड़ी सी उत्सुकता के साथ तुमने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से मधुर आवाज आई, हेलो लुओनियन भैया, आप घर पर हैं? उसकी आवाज बेहद मीठी थी, लेकिन उसमें जैसे जानबूझकर अपनापन दिखाने की कोशिश भी झलक रही थी। तुमने जवाब दिया, हाँ घर पर ही हूँ। वह तुरंत बोली, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, बाहर घूमने का मन है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? यह सुनकर तुम समझ गए कि वह तुम्हें साथ चलने का निमंत्रण दे रही है। तुमने सब समझते हुए भी 2 पल सोचने का अभिनय किया, फिर बोले, वैसे भी मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है, अगर तुम्हारा मन हो तो साथ चल सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप इंतजार कीजिए, मैं कपड़े बदलकर अभी आती हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। मोबाइल की बुझी हुई स्क्रीन को देखते हुए तुम हल्का सा मुस्कुराए। अगर खरीदारी के दौरान साथ में एक खूबसूरत लड़की हो तो बुरा भी क्या है। यह सोचकर तुमने सहज ही लुओ शिन की वीचैट प्रोफाइल खोलकर रेड पैकेट सिस्टम सक्रिय किया। अगले ही पल सिस्टम का डेटा पैनल तुम्हारे सामने उभर आया, लेकिन उसमें दिखाई देने वाला आंकड़ा देखकर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। निकटता स्तर 18 अंक। सिस्टम पर दिखाई देने वाला आंकड़ा देखकर तुम चौंक गए। निकटता स्तर केवल 18 अंक। तुम जानते थे कि तुम्हारी और लुओ शिन की ज्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन इतना कम स्कोर देखकर भी हैरानी हुई। फिर भी इससे तुम्हारे भीतर एक अलग ही उत्साह जाग उठा। तुमने मन ही मन सोचा, क्यों ना आज पूरा दिन इसके साथ बिताकर देखा जाए, देखते हैं क्या इसकी निकटता
18 से बढ़कर 90 के पार पहुंच सकती है। उधर लुओ बैलून के घर में लुओशन पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने खूबसूरत मेकअप किया, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और आईने के सामने आत्मविश्वास से मुस्कुराई। आज का यह निमंत्रण यूं ही नहीं था, वह बस एक बात की पुष्टि करना चाहती थी। अगर उसकी कल वाली शंका सही निकली और तुम सचमुच किसी अमीर परिवार के छिपे हुए वारिस निकले तो वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगी। कुछ देर बाद वह नीचे आई। दूर से उसने तुम्हें सड़क किनारे खड़ा देखा और मुस्कुराते हुए तेज कदमों से तुम्हारी ओर बढ़ी। तुमने भी उसकी तरफ देखा। सर्द हवा के बावजूद उसकी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व साफ झलक रहा था। तुमने मुस्कुराकर कहा, आज तो बहुत सज धज कर आई हो, कहीं ऐसा ना हो कि रात को घर लौटना ही मुश्किल हो जाए। लुओशन खिलखिलाकर हंसी। क्या बात है, कहीं मुझे अगवा करने का इरादा तो नहीं? तुमने मन ही मन सोचा, अगवा? तुम कोई राजकुमारी थोड़ी हो। लेकिन चेहरे पर गंभीरता लाते हुए बोले, सच कहूँ तो ऐसा विचार तो आया था। वह नकली घबराहट दिखाते हुए दोनों हाथों से खुद को समेटने लगी। तो मुझे पुलिस बुलानी चाहिए या फिर सचमुच पुलिस बुलानी चाहिए? तुम जोर से हंस पड़े। लगता है अभी तय नहीं हुआ कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। लुओशन भी मुस्कुराई। लगता है आप भी पुराने खिलाड़ी हैं। दोनों हंसते हुए सड़क की ओर चल पड़े। लुओशन ने पूछा, लुओनियन भैया आज क्या खरीदने वाले हैं? तुमने सहजता से उत्तर दिया, एक कार। ये सुनते ही वह भीतर से चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये लग्जरी कार खरीदने जा रहे हैं तो यकीनन बहुत अमीर होंगे। अगर साधारण कार हुई तो शायद मेरी सोच गलत है। उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, कौन सी कार लेने का सोच रहे हैं? तुमने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कारों की जानकारी है? ज्यादा नहीं, बस कुछ ब्रांड पहचानती हूँ। फिर उसने उंगलियों पर गिनाना शुरू किया, रोल्स रॉयस, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, मेबैक और बेंटले। तुमने सिर हिलाकर कहा, अच्छा है, एक लड़की होकर इतनी सारी लग्जरी कारों के नाम जानती हो। वह मुस्कुराई, क्योंकि मेरा भी सपना है कि कभी ऐसी कार मेरी हो। तुमने पूछा, सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? उसने बिना सोचे जवाब दिया, पोर्शे 911 है। स्पोर्ट्स कार पसंद है? हाँ, खासकर कन्वर्टेबल। धूप वाले दिन खुली छत के साथ ड्राइव करने का मजा ही अलग होता है। तुमने फिर पूछा, और कौन सी बिल्कुल पसंद नहीं? उसने कुछ पल सोचा, बेंटले। बात करते करते दोनों सड़क पर पहुंच गए। तुमने एक टैक्सी रोकी, खुद आगे वाली सीट पर बैठ गए जबकि लुओशन पीछे बैठी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है? तुमने शांत स्वर में कहा, बेंटले 4S शोरूम। ये सुनते ही लुओशन के चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए थम गई। उसके मन में हलचल मच गई। ये सचमुच बेंटले खरीदने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये निश्चित ही किसी अमीर परिवार से हैं। टैक्सी तेजी से शहर की भीड़ में दौड़ पड़ी। करीब 1 घंटे बाद वह बेंटले शोरूम के सामने रुकी। दोनों उतरकर अंदर जाने लगे। तभी एक महिला सेल्स कंसल्टेंट मुस्कुराते हुए उनके पास आई। सर, मैडम, क्या आप कार देखने आए हैं? तुमने उसकी नेम प्लेट पर नजर डाली। उसका नाम लियू चियान था। तुम मुस्कुराकर बोले, कार भी देखेंगे और खूबसूरत लोगों को भी। वह हल्का सा शर्मा गई। सर, आप भी मजाक करते हैं? फिर उसने लुओशन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे असली खूबसूरत तो आपकी साथी हैं। लुओशन ने संकोच भरी मुस्कान दी। तुमने कहा, पहले हमें कारें दिखाइए। जरूर। लियू चियान उन्हें अंदर ले गई। अभी तुम लोग शोरूम में दाखिल ही हुए थे कि पीछे से एक परिचित आवाज आई, चेन लोनियन। तुमने मुड़कर देखा, सामने 2 पुराने परिचित खड़े थे, वू केचिंग और झांगली। झांगली हैरानी से बोली, तुम भी यहाँ आते हो? तुमने हल्की मुस्कान के साथ दोनों को देखा और कहा, वाह, सोचा नहीं था कि तुम दोनों यहाँ मिल जाओगे। लगता है चोरी छिपे डेट पर आए हो। वू केचिंग तुम्हारा पूर्व बॉस था। झांगली उसी कंपनी की कर्मचारी थी और वू केचिंग के साथ उसके अवैध संबंध थे। कॉलेज से निकलने के बाद तुमने छिंगशुई कंपनी में नौकरी की थी। करीब 6 महीने पहले झांगली उसी टीम में आई थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन बाद में जिन प्रोजेक्ट्स पर तुम दोनों साथ काम करते थे उनका पूरा श्रेय और पुरस्कार हमेशा झांगली को मिल जाता। आखिरकार तुमने इस अन्याय के खिलाफ वू केचिंग से बात करने का फैसला किया। तुम तो केवल अपने मेहनत से कमाए हुए इनाम और सम्मान की मांग करने गए थे, लेकिन वू केचिंग ने झांगली का पक्ष लिया और बिना कोई वजह बताए तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। इसी घटना के कारण तुम पिछले 3 महीनों से बेरोजगार थे। शुरुआत में तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में कंपनी के कुछ सहकर्मियों से तुम्हें सच्चाई पता चली। वू केचिंग और झांगली के बीच प्रेम संबंध था। यह चौंकाने वाली बात जानने के बाद तुम्हें सब कुछ साफ समझ में आ गया कि तुम्हें क्यों बलि का बकरा बनाया गया था। इस समय लुओशन और सेल्स कंसल्टेंट लियू चियान भी तुम्हारी बातें सुन रही थीं। दोनों उत्सुक दर्शकों की तरह बारी बारी से तुम्हें और वू केचिंग को देखने लगी। झांगली का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने आंखें सिकोड़ते हुए तुम्हारी ओर घूरा। वहीं वू केचिंग ने भी ठंडे स्वर में कहा, बिना सबूत के बकवास मत करो। फिर उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम जैसे गरीब आदमी के लिए ऐसी लग्जरी कारों का शोरूम सिर्फ घूमने की जगह है। आखिर खरीद तो तुम कुछ सकते नहीं। झांगली भी व्यंग्य से मुस्कुराई। अरे, चेन लोनियन अभी जवान है, आज भले ही कार खरीदने की हैसियत ना हो, लेकिन अगर कई दशकों तक लगातार मेहनत करता रहा। वह थोड़ी देर रुकी, फिर हंसते हुए बोली, तो आखिर में खुद ही ऐसी कार खरीदने का सपना छोड़ देगा। तुम्हारी बात सुनते ही वू केचिंग जोर से हंस पड़ा। झांगली, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर उसने तुम्हारी ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोला, बेहतर होगा कि इस खूबसूरत सेल्स गर्ल का समय बर्बाद मत करो। वैसे भी तुम कोई कार खरीदने वाले नहीं हो। वह व्यंग्य से मुस्कुराया। एक गांव से निकला गरीब लड़का आखिर कितने पैसे वाला हो सकता है? उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ा वही युवक अब करोड़ों का मालिक बन चुका था। तुमने हल्की मुस्कान के साथ शांत स्वर में पूछा, वो साहब, आपको कैसे पता कि मैं यह कार खरीद नहीं सकता? वह हंस पड़ा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, न पैसे न पहचान,
न कोई सहारा। तुम जिंदगी में क्या कर लोगे? उसके लगातार तानों के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर गुस्से का नामो निशान नहीं था। तुमने केवल सिर हिलाकर कहा, लगता है आपकी लोगों को पहचानने की क्षमता सचमुच बहुत खराब है। या तो आपने सही इंसान को पहचानना नहीं सीखा। तुम्हारी नजर धीरे धीरे झांगली की ओर गई, या फिर आपने कूड़े को हीरा समझ लिया। झांगली का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। चेन लुओनियन, तुम किसे कूड़ा कह रहे हो? तुमने दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराते हुए कहा, इतना भी समझाना पड़ेगा, मैं तुम्ही की बात कर रहा हूँ। वह गुस्से में तुम्हारी तरफ बढ़ी, लेकिन वू केचिंग ने तुरंत उसे रोक लिया। वह समझ गया था कि तुम जानबूझकर उन्हें उकसा रहे हो। अगर वे हाथ उठा देते तो पूरी गलती उन्हीं की मानी जाती। फिर वो केचिंग ने ठंडी नजर से तुम्हें देखा। तुम मुस्कुराए और अचानक बोले, वैसे आपकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में पता है? जरूरत पड़े तो मैं उन्हें बता दूं। ये सुनते ही वो केचिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा कर बोला, बकवास मत करो, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने बनावटी हैरानी दिखाई। अच्छा, तो बात मेरी सोच से भी ज्यादा गंभीर है। वह दांत भींचते हुए बोला, चेन लुओनियन, ज्यादा जुबान मत चलाओ। तुमने बेपरवाही से उसके कंधे पर हाथ रखा। धमकी देने से बेहतर है कि यह सोचो अपनी पत्नी को क्या जवाब दोगे। इतना कहकर तुमने दोनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुमने शोरूम के बीचों बीच खड़ी बैंगनी रंग की बेंटले की ओर इशारा किया। चलिए पहले वह बैंगनी वाली कार दिखाइए। सेल्स कंसल्टेंट लियू चान खुशी से खिल उठी। जी सर, आइए। लूशिन भी तुम्हारे पीछे पीछे चल दी। हालांकि उसे अभी भी तुम्हारी असली हैसियत पर थोड़ा संदेह था, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास में कोई बनावट नहीं दिख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, देखते हैं ये सचमुच अमीर हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। पीछे खड़े वो केचिंग और झांगली गुस्से से तुम्हारी पीठ घूर रहे थे। झांगली पैर पटकते हुए बोली, सर इन्हें ऐसे ही जाने देंगे? वो केचिंग ठंडी हंसी हंसा। चिंता मत करो, जब भुगतान का समय आएगा और इसके पास पैसे नहीं होंगे तब इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। चलो देखते हैं ये तमाशा कैसे खत्म होता है। दोनों भी तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े। तुम बैंगनी रंग की बेंटले के सामने रुके और पूछा, इसकी कीमत कितनी है? लियू चान जवाब देती, उससे पहले झांगली बोल पड़ी, ऑन रोड करीब 3.5 करोड़ रुपए पड़ेगी। वह चाहती थी कि इतनी कीमत सुनकर तुम डर जाओ, लेकिन तुमने केवल सिर हिलाया। ठीक है, यही कार चाहिए। बैंगनी रंग सबसे खूबसूरत लग रहा है। यह सुनते ही लूशिन की आंखें चमक उठी। उधर लियू चान तो खुशी से लगभग उछल पड़ी। जी सर, मैं अभी खरीद का एग्रीमेंट लेकर आती हूँ। वह दौड़ती हुई कागज लेने चली गई। झांगली फिर व्यंग्य से बोली, वाह अभिनय तो कमाल का कर लेते हो। तुम्हारे पास 3.5 करोड़ कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगता है डाउन पेमेंट भरने लायक पैसे भी नहीं होंगे। वो केचिंग ने भी ताना मारा, सिर्फ इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा नाटक कर रहे हो। देखते हैं थोड़ी देर बाद कैसे मुंह छिपाते फिरोगे। लुओशिन से यह सब सुना नहीं गया। वह धीरे से तुम्हारे पास आकर बोली, लुओनियन भैया, आप इन्हें कोई जवाब क्यों नहीं देते? तुम मुस्कुराए और धीरे से बोले, अगर कोई कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी उसे वापस काटोगे? लुओशिन तुरंत समझ गई। वह हंसी रोकते हुए बोली, भैया आप तो बहुत तीखे जवाब देते हैं। यह देखकर वो केचिंग और झांगली का चेहरा और भी उतर गया। वे मन ही मन यही सोच रहे थे, जब पैसे नहीं होंगे तब देखेंगे इसका घमंड कैसे टूटता है। लेकिन तुमने उनकी ओर देखा तक नहीं। तुम जानते थे कि शब्दों से नहीं बल्कि भुगतान करके उन्हें जवाब देना ज्यादा असरदार होगा। कुछ ही देर बाद लियू चान खरीद का अनुबंध लेकर लौट आई। वह मुस्कुराकर बोली, सर पूरी रकम एक साथ देंगे या लोन पर खरीदेंगे? तुमने बिना एक पल गंवाए कहा, पूरी रकम दूंगा। लोन लेने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी बात सुनकर झांगली जोर से हंस पड़ी। वाह, अब तो पूरी रकम देने का भी नाटक शुरू हो गया। झांगली जोर से हंसते हुए बोली, पूरी कीमत चुकाओगे? यह कोई 3 करोड़ 50 लाख रुपए नहीं बल्कि 350 रुपए भी नहीं है। काउंटर पर रखा QR कोड तुम्हारे सामने था। तुमने मोबाइल निकाला, कोड स्कैन किया और पासवर्ड दर्ज किया। बीप, भुगतान सफल। पूरा लेन देन इतनी सहजता से हुआ कि मानो कुछ हुआ ही न हो। 3 करोड़ 50 लाख रुपए की पूरी राशि एक ही पल में ट्रांसफर हो गई। कैशियर ने मुस्कुराते हुए मोटी सी रसीद दोनों हाथों से तुम्हें सौंप दी। सर यह आपकी रसीद। तुमने उसे सहजता से लेते हुए कहा, धन्यवाद। बगल में खड़ी लूशिन तो पूरी तरह स्तब्ध रह गई थी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। और तुमने बिना जरा सी झिझक के एक ही बार में भुगतान कर दिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। वह तुम्हारे चेहरे को देखती रही और मन ही मन बोली, इस आदमी को मैं किसी भी कीमत पर किसी और का नहीं होने दूंगी। उधर वो केचिंग और झांगली के चेहरों का रंग उड़ चुका था। कुछ पल पहले तक वे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबके सामने उन्हें जोरदार तमाचा मार दिया हो। झांगली ईर्ष्या से कांप रही थी। उसने मुट्ठियां इतनी कस लीं कि नाखून हथेलियों में ढंस गए। यह कैसे हो सकता है? इसने सचमुच पूरी रकम देकर कार खरीद ली। वो केचिंग का चेहरा भी गुस्से से काला पड़ चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी कंपनी का सालाना शुद्ध लाभ भी लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास ही था और टैक्स बचाने के लिए उसे अपने निजी खर्च तक कंपनी के नाम पर दिखाने पड़ते थे। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे 3 करोड़ 50 लाख रुपए नकद चुका दिए। इसका केवल एक ही मतलब था, तुम्हारी कुल संपत्ति इस कार्य की कीमत से कई गुना ज्यादा होगी। 3 महीने पहले तक तुम उसके लिए एक साधारण कर्मचारी थे। वह जब चाहे तुम्हारा बोनस काट देता था और तुम्हारे भविष्य से खेलता था। लेकिन आज तुम्हारी आर्थिक ताकत उसके पूरे अस्तित्व पर भारी पड़ रही थी। यह अंतर उसके लिए सहना बेहद मुश्किल था। कुछ ही देर बाद तुम्हें नई बेंटले की चाबी सौंप दी गई। तुमने चाबी उंगलियों पर घुमाई और आराम से वो केचिंग और झांगली
के सामने जाकर रुक गए। होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो साहब, अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि मैं सिर्फ कारें देखने आया हूँ, खरीद नहीं सकता? ये कहते हुए तुमने चाबी हवा में उछाल दी। चाबी हवा में घूमती हुई वापस तुम्हारे हाथ में आ गिरी। उसकी धातु की आवाज पूरे शोरूम में गूंज उठी। तुमने चाबी उठाकर उनकी ओर दिखाई। अच्छी तरह देख लीजिए, 3,50,00,000 रुपए वाली बेंटले की चाबी है। अब तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। तुमने तीखी नजर से वो केचिंग की ओर देखा। अगर मुझे ठीक याद है, आपकी मर्सिडीज एस क्लास अभी भी लोन पर चल रही है ना? उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। तुमने व्यंग्य जारी रखा, इतने बड़े मालिक होकर भी मर्सिडीज? अब तो रोल्स रॉयस लेनी चाहिए। अगर पैसे कम पड़ जाए तो बेझिझक मुझसे उधार मांग लेना, पुराने सहकर्मी हो, इसलिए ब्याज भी कम लगाऊंगा। फिर तुमने नजर घुमाकर झांग ली की ओर देखा। तुम्हारी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। झांग ली, इतने साल किसी और के सहारे जो पैसे कमाए हैं, क्या उनसे मेरी इस कार का एक पहिया भी खरीद सकती हो? उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। तुमने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है अभी नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम जवान हो, थोड़ा और लोगों का सहारा लेकर पैसा जोड़ो, शायद एक दिन पहिया खरीदने लायक रकम इकट्ठी हो जाए। यह कहकर तुमने उनकी ओर दोबारा देखा तक नहीं। तुमने लुओशिन को इशारे से बुलाया। दोनों साथ साथ नई बैंगनी बेंटले की ओर बढ़ गए। तुमने कार स्टार्ट की। शक्तिशाली इंजन की गड़गड़ाहट पूरे शोरूम में गूंज उठी। लियू चियान के निर्देशों का पालन करते हुए तुमने नई कार बाहर निकाली। वो केचिंग और झांग ली जलती हुई निगाहों से तुम्हें जाते देखते रह गए। कुछ ही क्षणों में बैंगनी बेंटले सड़क पर दौड़ती हुई उनकी आंखों से ओझल हो गई। पीछे सिर्फ उनकी जलन और अपमान रह गया। झांग ली गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, सर, आपने देखा उसने हमारे साथ क्या किया? आपको इसका बदला लेना होगा। वो केचिंग का गुस्सा कम नहीं था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। जो आदमी बिना सोचे 3,50,00,000 रुपए की कार खरीद सकता है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सहारा भी हो सकता है। अगर सचमुच उसने किसी प्रभावशाली व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले ली तो उसकी छोटी सी कंपनी पल भर में बर्बाद हो सकती थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, पहले पता करो कि 3 महीनों में यह अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। तभी सेल्स कंसल्टेंट लियू चियान फिर उनके पास आई। सर, आपको कौन सी कार पसंद आई? वो केचिंग ने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं। फिर वह झांगली को साथ लेकर चुपचाप शोरूम से निकल गया। उनके पीछे लियू चियान धीरे से बुदबुदाई, असल में तो देखने वाले गरीब ग्राहक यही थे। उधर तुम अपनी नई लग्जरी कार लेकर शहर की व्यस्त सड़कों पर उतर चुके थे। कॉलेज के दूसरे वर्ष में ही तुमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था और छुट्टियों में खूब गाड़ी चलाई थी। आज मात्र 24 वर्ष की उम्र में इस शानदार बेंटले को चलाते हुए तुम सचमुच पूरी सड़क का सबसे आकर्षक व्यक्ति लग रहे थे। कॉलेज से निकले अभी सिर्फ 1 साल हुआ था और जिंदगी की पहली कार ही 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत वाली बेंटले थी। यह एहसास सचमुच कमाल का था। सहचालक सीट पर बैठी लुओशिन का चेहरा भी उत्साह से लाल हो रखा था। लग्जरी कार की मुलायम चमड़े की सीटों पर बैठने का अनुभव टैक्सी से 1000 गुना बेहतर था। सिग्नल पर लाल बत्ती हुई तो तुमने आराम से कार रोक दी, फिर उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। याद है, अभी कुछ देर पहले तुम कह रही थी कि तुम्हें बेंटले बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, अब बताओ पसंद आई? लुओशिन ने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। हाँ, बहुत पसंद आई। तुम मुस्कुराए। लगता है पैसा सचमुच लोगों की पसंद बदल देता है। इतने में हरी बत्ती जल उठी। तुमने एक्सेलरेटर दबाया और कार बिजली की तरह आगे निकल गई। शक्तिशाली इंजन की रफ्तार से दोनों को सीट पर हल्का सा झटका महसूस हुआ। कुछ देर बाद लुओशिन ने उत्सुकता से पूछा, लुओनियन भैया, अभी शोरूम में जो दोनों लोग थे, लगता है उनका आपसे कोई पुराना झगड़ा है? तुमने स्टीयरिंग संभालते हुए सहजता से जवाब दिया, लड़की मेरी पूर्व सहकर्मी थी और वह आदमी मेरा पुराना बॉस। फिर तुमने संक्षेप में बताया कि कंपनी में तुम्हारे साथ किस तरह अन्याय हुआ था, कैसे तुम्हारा बोनस छीना गया और आखिरकार तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सारी बात सुनकर लुओशिन गुस्से से बोली, वाकई दोनों बहुत घटिया लोग हैं। तुम हंस पड़े। पहली बार तुम्हें किसी को गाली देते सुना। लुओशिन शर्माकर मुस्कुरा दी। अचानक उसे कुछ याद आया। अरे हाँ लुओनियन भैया, आप तो कह रहे थे कि वो केचिंग और झांगली के रिश्ते की बात उसकी पत्नी को बता देंगे। उसकी बात सुनते ही तुमने हल्के से अपनी जांघ पर हाथ मारा। अरे, मैं तो यह बात लगभग भूल ही गया था। तुम्हारी आंखों में शरारती चमक आ गई। बस उसकी पत्नी का फोन नंबर मिल जाए, फिर वो केचिंग के लिए ऐसा तोहफा तैयार करूंगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन घबराइए मत, इसका अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। अभी मैं अगले पार्ट पर पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से भी ज्यादा मजेदार और दमदार कहानी मिल सके। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा।